पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान का सामना है, उससे निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि इंतखाबात मौखर करके या ना करवा के मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता है, तो ये बिल्कुल किसी की खाम ख्याली हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात अगर कहीं नहीं हुए, आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, तो मुल्क में मज़ीद बहरान पैदा होंगे। PMLN की जो लीडरशिप जो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही सही अगर वापस आ रही है मुल्क में, तो क्या उनके लिए ये मुमकिन होगा कि वो आकर ये कह सकें कि जी इंतखाबात आप आगे करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, इसी हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान के कौमी सतह के रहनुमा नवाज शरीफ वतन वापसी जो है उनकी हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून के कायद इलेक्शन में हिस्सा लेने आ रहे हैं, या फिर जैसे सईद गनी इशारा कर रहे थे कि क्या नून लीग इलेक्शन को मुलतवी करना चाहती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से नून लीग का बयानिया तब्दील होगा और क्या वो वापस आकर सिविलियन बालादस्ती का नारा फिर से लगा पाएंगे? क्या नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मुक़्तदर हलकों को काबिल कबूल होंगे या नहीं, या फिर माइनस नंबर 1 का फॉर्मूला जो है वो चलता रहेगा? PTI की उखाड़ पिछाड़ जो है वो कहाँ रुकेगी और इमरान खान की मुंतशिर जमात इंतखाबात में कैसे जो है किस हाल में हिस्सा लेगी? नाज़रीन, आज पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े लीडर आर्टिकल 62-63 के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल हैं। नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अकामा और बेटे से मिलने वाली तनख्वाह अपने इंतखाबी गोशवारों में दर्ज नहीं की थी, जबकि इमरान खान को तोशा खाना से ले गए जो तहफ़ थे उनको टैक्स गोशवारों में शामिल ना करने पर सियासत से नाअहल कर दिया गया था। इन इल्ज़ामात की वजह से पाकिस्तान की अवाम अपने मनपसंद लीडर्स को वोट करने से महरूम है और 2 बड़ी सियासी जमातें अफरा तफरी का शिकार हैं। आपको दिलचस्प बात बताएं कि इंडिया में आज तक किसी वज़ीर आज़म को कभी किसी अदालत ने घर नहीं भेजा और ना ही कभी किसी सियासतदान को तौहीन अदालत में सज़ा सुनाकर अपने लोगों को नुमाइंदगी से महरूम किया है। वहाँ ताहयात नाअहली का कोई तसव्वुर सरे से मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान के अलावा ऐसा सिर्फ म्यांमार, जिसे ओबामा कहते हैं, जैसे ममालिक में ही होता है, जहाँ पर मकबूल सियासी लीडर्स को जज और जनरल मिलकर इंतखाबी सियासत से बाहर कर देते हैं। और शायद आपको मालूम होगा कि इस वक्त म्यांमार में मार्शल लॉ नाफिज है। इन्हीं मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमने आज एक बड़ा भारी भरकम पैनल है उसको दावत दी है। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, अपना शो भी होस्ट करते हैं, हामिद मीर साहब, हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइद साहब, जो अपना बड़ा ही मशहूर शो जो है उसको होस्ट करते हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर वकील और पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन जनाब आबिद साकी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब और आबिद साहब, आप चूँकि लाहौर में बैठे हुए हैं और लाहौर में ये आमद है, तो आपसे शुरू करती हूँ। ये बताइए कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, सुहेल साहब वापस आएंगे लाहौर, तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त नून लीग का बयानिया है मुफाहमत का, उसमें क्या कोई तब्दीली आएगी? देखें जी, मेरा अंदाज़ा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कच्ची गोलियां नहीं खेलते। मैं उन्हें बहुत पुराना उनका मुतालिया करता रहता हूँ, उनको करीब से देखा है। डेफिनेटली उन्होंने जुज़ियात जो हैं वो भी तय की होंगी, सिर्फ बड़ा खाका नहीं तय किया होगा, जुज़ियात तक गए होंगे। और मेरा ख्याल है कि उनकी वापसी इस चीज़ का इशारा है कि इलेक्शन होंगे, और इस चीज़ का भी इशारा है कि वो इलेक्शन जो है उसके बाद वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये 2 चीज़ें मेरा ख्याल है कि पहले से तय हुई हैं, और उसके बाद से उनकी वापसी का सफ़र जो है वो जारी है। और अगरचे ये सेटल करना, ये डील करना, ये इस तरह के मामलात, हम तो हमेशा से इसके ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो एक छोटी सी रे ऑफ होप नज़र आती है वो ये है कि सियासत फिर से शुरू होगी। जो सियासत रुकी हुई थी उसका दौर शुरू होगा, और जब सियासत शुरू होती है तो फिर जबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाता है, और फिर कोई ना कोई मुफाहमत की राह जो है निकलती है। और यही वो वाहिद रास्ता है जिससे मुल्क आगे जा सकता है। जबर से, नाअहलियों से, सज़ाओं से
ये रास्ता जो है इससे जमहूरियत का रास्ता खोटा होता है और इलेक्शन से, एक दूसरे से मफाहमत से, असम्बली में इकट्ठे बैठने से ये रास्ता जो है इससे जमहूरियत मजबूत होती है। मगर सुहेल साहब, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो जानते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ अलग अफवाहें भी चल रही हैं। हामिद मीर साहब, चूँकि आप पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि जो मुक़्तदर हल्के हैं, क्या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट करेंगे या वो चाहेंगे कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब ही अगले वज़ीर आज़म बने? कितना मुश्किल होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये मरला तय करने के लिए कि जी वो वज़ीर आज़म के एक तरह से जो है वो इलेक्शंस की तरफ आएँ? मुझे आपको अच्छी तरह पता है कि मुक़्तदर हलकों के साथ मेरी कोई इतनी ज़्यादा दोस्ती या कोऑर्डिनेशन नहीं है कि मैं उनका जो दिल का हाल है वो आपको बताऊं। नहीं, बिल्कुल, मगर सारी खबरें आपके पास होती हैं, चाहे मुक़्तदर हलकों की हों, चाहे अवाम की हों, सारी खबरें आपके पास होती हैं। वो खबरें जो हैं वो आप जब सहाफ़त में काफ़ी अरसा गुजार लें तो खबरें आपके पास खुद चल के आ जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन आजकल जो सहाफ़त हो रही है वो सहाफ़त ये है कि ख़बरें छुपा के रखें, जो ख़बर सामने ले आता है वो मारा जाता है, फंस जाता है। तो लेकिन अब आपने मुझसे सवाल ऐसा कर दिया है तो मैं कोई घुमा फिरा के ज़िग ज़ैग बना के निकलने की कोशिश करूँगा। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो 2002 की काफ लीग बन गई है और जो तहरीक इंसाफ है वो 2018 की नून लीग बन चुकी है। तो इसमें सारे सवालों का जवाब मौजूद है कि जब 2002 में जो काफ लीग थी, फैसला हो गया था कि उसको आपने इक़्तिदार देना है। तो अब अगर 2023 और 24 में नून लीग काफ लीग बन चुकी है तो इसमें ज़्यादा मेरा ख्याल है 2+2=4 सीधा सीधा है, इसमें किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है और फ़र्क ये है कि 2002 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना थी। इस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहती थी सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करती थी। लेकिन 2023 और 2024 की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना अब बिल्कुल भी नहीं है। और जो रिसेंट एक फुल बेंच का जो डिसीजन आया उसमें जजेस जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पे 3 मुख्तलिफ तनासुब, 3 मुख्तलिफ रेशोज़ के साथ फ़ैसला दिया है। एक में 10-5, एक में 7-8, एक में 6-9। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अगर उन्होंने किसी के साथ मामलात तय किए भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस सारे जो अरेंजमेंट है उसका हिस्सा नहीं है और काजी फायज़ ईसा साहब और उनके जो साथी जज साहिबान है वो मेरिट पर फैसला करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले लोग जो हैं उनको उनके लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि 2018 में अगर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, सियासत से बाहर कर दिया गया, तो 2023 में यही कुछ इमरान खान के साथ होना है। इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, कमाल जो है वो बाकमाल लोगों का है। अच्छा, मगर आपने एक दिलचस्प बात की आबिद साकी साहब, चूँकि आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप पेश होते हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह के हामिद मीर साहब इशारा करें कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट, या आप कह लें कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती है, तो आपको लगता है कि सुप्रीम, ये जो आज की जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट है, ये मामलात को जो है मेरिट के ऊपर सुनेगी, अपने ऊपर किसी को असरअंदाज नहीं होने देगी? थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए और हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की बहाली के लिए और आइन की प्रोटेक्शन के लिए और शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसकी कि वो कस्टोडियन है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करे और वो एस्टेब्लिशमेंट का आला कार ना बने। ये हमारी ख्वाहिशात और हमारे मुतालबात हमेशा रहे हैं जी। और इस वक्त ये तवक्को की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनसे अपने तौर पे उदा बरा हो और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रिंसिपल है वो इस मुल्क में हो। लेकिन जब तक यहाँ देखिए, आपने इलेक्शन के सारे मामलात में गुफ्तगू की है और हमारे काबिल कदर जो
दोस्त हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की एडजस्टमेंट के नतीजे में होने वाली जो तब्दीली है या इंतखाब है या हुकूमत है, उसका इशारा दिया है। अब सवाल यह है कि वो जो अवाम हैं, जो शहरी हैं, जिनके वोट से हुकूमतें बननी चाहिए, ये जो आइन का अपना एक प्रोसेस है कि जिसके तहत हुकूमतें बननी और बिगड़नी चाहिए, तो उसके बारे में तो हम सब मेरा ख्याल है ये तय करके बैठे हैं कि अवाम का कोई किरदार नहीं होगा। एक एडजस्टमेंट और एक खुफिया तरीकाकार जिस तरह माजी में होता आया है, उसके नतीजे में हुकूमत बनाई जाएगी और उस हुकूमत से अपनी मर्जी के काम लिए जाएंगे और उस हुकूमत को जब मर्जी फिर घर भेज दिया जाएगा। वो अगर या जर्नैल भेज देंगे, अगर जर्नैल नहीं भेजेंगे तो रिवायत के मुताबिक वो अदालत से जज साहबान के अहकामात के जरिए भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है सारे अमल में कि अवाम की इस सियासी अमल में शराकत और फैसला साजी के इख्तियार के बगैर जो निज़ाम है, उस निज़ाम की क्या हैसियत है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं सुहेल वराइद साहब के सामने रखती हूँ, क्योंकि हामिद मीर साहब और सुहेल वराइद साहब दोनों जो हैं कई मैं कहूँगी दहाइयों से जो हैं इलेक्शंस कवर कर रहे हैं। सुहेल वराइद साहब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इलेक्शन होगा। जो साकी साहब कह रहे हैं कि ये अब तवक्को की जा रही है कि जो भी बंदा जीतेगा वो अवाम की तरफ से नहीं जीतेगा, ये पहले से मैच फिक्स्ड होगा। इतना बड़ा मैच फिक्स करना मुमकिन भी होगा कि नहीं होगा? देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जो मेरी राय ये है कि जो जितने भी इलेक्शन होते हैं इसमें मैच फिक्सिंग तो होती है। और आपने 2013, 2018 का इलेक्शन जो हालिया इलेक्शन था, उस वक्त हमें पता है कि जो एजेंसियां थे और तमाम इदारे थे वो नून को दबाने के लिए और पीटीआई को ऊपर लाने के लिए हर तरह के हथकंडे जो है इस्तेमाल कर रहे थे। और अब मुझे लगता है कि वही हथकंडे नून को ऊपर लाने के लिए और पीटीआई को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वो उस वक्त भी ये गलत था और अब भी ये गलत होगा। लेकिन चूँकि एक ग्राउंड रियलिटी है, हमारी मुखालफत के बावजूद भी और हमें नापसंद करने के बावजूद भी और मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती के बावजूद भी ये वो कर लेते हैं और वो मैनेज कर लेते हैं। हमने देखा है कि इलेक्शन डे पे तो बहुत बड़ी धांधली करना मुश्किल होता है, लेकिन इलेक्शन से पहले ही इतना कुछ खेल खेला जाता है कि नताइज जो है वो अपनी मर्ज़ी के ले लेते हैं। पिछली दफ़ा बड़ी उन्हें मुश्किल थी कि किस तरह नून जो है उसको कंटेन किया जाए, पंजाब में स्पेशली, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कि उन्होंने कंटेन कर लिया और रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे जो मजबूत किले थे नून के, वो उन्होंने पीटीआई को दे दिए। तो अब भी आप देखें कि वो मुसलसल कैंडिडेट्स पे काम कर रहे हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं वो मजबूत या अच्छे या नोन, वो सारे मेरा ख्याल है उन पे काम करके उनको तोड़ना चाहते हैं। ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो ज़ाहिर है फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आए। मगर जिस तरह हामिद मीर साहब भी कह रहे थे कि अगर ये मामला अदालत के अंदर चले गए तो ये भी मुमकिन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन ना लड़ पाएँ, और अगर मियाँ नवाज शरीफ लेट से जेल के अंदर हों तो फिर आपकी क्या राय है कि कौन लीड करेगा PMLN को? और अगर मरियम नवाज साहिबा करती हैं तो उनका बयानिया तो शहबाज शरीफ साहब से बड़ा फ़र्क है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बावजूद तमाम बातों के ये सारी बातें इनके बग़ैर मियाँ नवाज़ शरीफ का वतन वापस आना मुमकिन नहीं था। ये चीज़ें ज़ाहिर है पहले से सेटल होती हैं। और आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ आ किस रूट से रहे हैं कि वो सऊदी अरब में रुक रहे हैं, वहाँ उनके हकाम से मुलाकात कर रहे हैं, वो जो है वो अबू धाबी जा रहे हैं। तो ये सारी आप ज़हन में लाएं कि 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो वो पहले अमेरिका गई थी, फिर रूस गई थी, फिर पाकिस्तान आई थी। तो जो इससे तासुर यही मिला था कि भाई इंटरनेशनल पावर्स ने तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखें पाकिस्तान की जो नेशनल पावर्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे उन्हें कबूल करती है। तो बात यह है कि ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, मेरा ये ख्याल है। और दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी यकाओ तनहा है। उस वक्त जो PTI है उससे लड़ाई के बाद कोई सियासी कुव्वत उनके साथ नहीं खड़ी।
तो उन्हें भी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, मुल्क को चलाने के लिए किसी सियासी कुव्वत की ज़रूरत है। और दूसरा, पैसों की पाकिस्तान को ज़रूरत है, और पैसे जो हैं वो दूसरे मुल्कों ने देने हैं, वो किसी ना किसी शख्सियत को जो इकनॉमिक एजेंडा लेके आएगी उनको देंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो है नवाज शरीफ इस मामले में सारा कुछ सेटल करके आ रहे हैं। मगर हामिद मीर साहब, अगर इलेक्शंस होते हैं और अभी हमें अभाम सा है कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्या करेंगे? आपने देखा कि एक सीज़न शुरू हुआ है जिसको कहा जा रहा है अगवा बराए बयान। अब उस हवाले से जो पीटीआई उखाड़ पिछाड़ का शिकार हुई है, किस हाल में आप समझते हैं पीटीआई लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो किस तरीके से, किस रूप के अंदर जो है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी? जी मुनीज़े, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी और इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं तो इस्लामाबाद में यही सुन रहा हूँ कि जी इलेक्शन मज़ीद आगे भी हो सकता है, फरवरी के एंड में भी जा सकता है, मार्च के शुरू में भी जा सकता है। और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बाकायदा लॉबिंग कर रहे हैं, वो इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं। उन्होंने कल आसिफ जरदारी साहब के साथ भी यही बात की है, और उससे पहले उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उनके साथ भी उन्होंने यही बात की है। तो उनकी कोशिश जो है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सीरियस है, और मेरी खुद भी उनसे बात हुई है। मैं ज़ाती तौर पे तो इससे इत्तेफाक नहीं करता, मेरी ज़ाती राय तो यह है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए था। अब जो भी इलेक्शन होगा वो एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। मगर इसकी वजह क्या है हामिद मीर साहब, क्यों मौलाना साहब डिले करना चाहते हैं इलेक्शन? आपकी अपनी रीडिंग क्या है? उनकी जो राय है, वो जो राय दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि आप क्योंकि पंजाब के सियासतदान जो हैं उनका पाकिस्तान की कौमी सियासत पे वो उनका ज़्यादा असर और रसूख है। पंजाब बेस्ड पार्टियां हैं, दो बड़ी पार्टियां जो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को पंजाब बेस्ड पार्टियां, तो वो कहते हैं जी आपको बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के हालात का नहीं पता। यहाँ पे जनवरी के आखिरी हफ्ते में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती। ये उनका ख्याल है। और इसी तरह की राय जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब की भी है, वो भी यही कहते हैं जी कि उनके इलाके मरी में जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन। मगर फिर तो वो सिर्फ जनवरी फरवरी के अंदर डिले करना चाह रहे हैं ना, मतलब मुस्तकिल तौर पे तो मुलतवी नहीं करना चाह रहे। नहीं, लेकिन देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ने भी तो डेट नहीं ना दी हुई, उन्होंने भी कहा जी जनवरी का आखिरी हफ्ता। तो इसलिए मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में अभी डाउटफुल है कि होता या नहीं होता। लेकिन जो आपने पूछा कि तहरीक इंसाफ का क्या होगा, जी बिल्कुल, देखें मुझे तो कोई इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। मैं तो इस्लामाबाद में रोज़ सुनता हूँ कि क्या होना है, और जो फैसला साज लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो तो बड़े इत्मीनान से और बड़े एतमाद के साथ बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो उनका मसला नहीं है आजकल, उनका मसला कुछ और भी रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी उनका मसला बने हुए हैं। तो उन्होंने सिर्फ इमरान खान को बाहर नहीं रखना, आप देख लीजिएगा, उन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं को भी बाहर रखना है, और नून लीग के भी कुछ रहनुमाओं को उन्होंने बाहर रखना है, और भी कुछ जो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनकी जो लीडरशिप है वो भी उनको बहुत ज़्यादा खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। तो बहुत से जो सियासतदान हैं वो उनके दिल में कांटे की तरह खटकते हैं। तो ये जो एक राय है जी कि पाकिस्तान जो है वो अब बदल रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बदल रहा, पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। और ये जो इलेक्शन होगा ये कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये बस नाम का इलेक्शन होगा। इतना कंट्रोवर्शियल और इतना मुतनाज़ा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा जितना कि अभी होने वाला है। उसमें सिर्फ आप कहेंगे कि ये इलेक्शन है, लेकिन वो इलेक्शन होगा नहीं। और जब वो उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो इस मुल्क में तूफान मचना है, अल्लाह करे उसमें और कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जिस तरह के आप इशारा करें कि कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का, तो आज ही खबर आई है कि अख्तर मेंगल साहब ने ये कह दिया कि उनको खदशा है कि बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन होगा, वड के अंदर ऑपरेशन होगा, जिसके नतीजे में जो है वो समझते हैं कि खून रेजी होगी। अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये हम आबिद साकी साहब से पूछेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी रहेगी, या कि
चूँकि अब उन्होंने ये भी एक फ़ैसला करना है कि उन्होंने 100 मोटो केसेस लेने हैं कि नहीं लेने। बहरहाल पिटिशन्स भी लगी हुई हैं और इलेक्शंस के हवाले से भी पिटिशन्स लगी हुई हैं कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट उस पिटिशन को इंटरटेन करेगी? पूछेंगे साकी साहब के साथ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साकी साहब, ये जो हामिद मीर साहब पहले इशारा कर रहे थे कि देखिए जी इलेक्शंस के हवाले से कुछ लोग चाहते हैं कि जी इलेक्शंस डिले हो जाएं, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? चूँकि एक पिटिशन भी दायर की गई है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और अगर 90 दिन के अंदर नहीं होते तो फिर मामलात को फरवरी से आगे नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, ये तो क्या मैं ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट आई कैंट What are your expectations? देखिए, मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ। स्पेकुलेशन में फिर जाहिर है मैं हुस्ने ज़न को ही मद्देनज़र रखूँगा और अच्छे ख्यालात और अच्छी तवक्कुआत के साथ ये सोच सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई इंश्योर करे कि इलेक्शन हो और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और इंडिपेंडेंट तौर पे कमीशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करे वगैरह वगैरह। लेकिन अब सुहेल साहब की, बड़ाई साहब की और हामिद मीर साहब की गुफ्तगू के बाद जाहिर है मंजर बहुत मायूस कौन और एक नाउमीदी किसी कैफियत है। चले मैं ये सवाल आपसे इस तरह पूछ लेती हूँ कि ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं पीटीआई की लीडरान की और बाद में वो आके एक इंटरव्यू दे देते हैं, इसका क्या सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए? बतौर वकील आप क्या समझते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केसेस हैं और वो जितने भी लोग मिलिट्री की गिरफ्त में हैं, इस वक्त हिरासत में हैं, उनको कोई ड्यू प्रोसेस इस वक्त प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और ना किसी अदालत और किसी फोरम पे पेश हो रहे हैं वो लोग। उनकी जो एक लेजिटिमेट राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पे मैं समझता हूँ डिसाइड करना चाहिए, उन मैटर्स को भी टेकअप करना चाहिए। और ऐसे हालात में जिसमें एक सियासी राय को और सियासी लोगों को और सियासी जमातों से मुतल्लिकीन को जिस तरह निहायत सफाकाना अंदाज में उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है, उनके बच्चों बीवियों के साथ मैं समझता हूँ कि गैर आईनी और गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, जी, तो हकीकत में तो देखें ये तो फिर एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर नहीं है। और अगर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर मेरे जो सियासी हुकूक हैं, जो सियासी जमात के साथ ताल्लुक रखना, वोट देना, किसी सियासी जमात के साथ खड़े होना, तो आइन के अंदर जो एक पूरा सियासी निज़ाम और ढांचा मौजूद है वो तो मुअत्तल और बर्बाद करके रख दिया गया है। बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त कही कि वाकई में ये हो रहा है और इस एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आप इलेक्शंस करेंगे तो वो कितने फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। मगर सुहेल वड़ायत साहब, हामिद मीर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे हलके हैं जो शायद चाहते हैं कि जी इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं। क्या आप समझते हैं जिस तरह के सईद गनी साहब इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं, जनवरी फरवरी में भी ना हो? देखिए, मेरा इख्तलाफ है इस चीज़ से। मैं नहीं समझता, मेरी कैलकुलेशन ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को ये सूट नहीं करेगा कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, क्योंकि जब वो आएंगे और उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो घर बैठ जाएं, उनको कैंपेन करनी पड़ेगी और कैंपेन ज़ाहिर है बहुत लंबी नहीं हो सकती ना, उसके अगर लंबी होती जाएगी तो बोर होगी, लोगों की दिलचस्पी ख़त्म होगी। नवाज़ शरीफ चाहेंगे कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो और वो इस बात की भरपूर कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। उसकी वजह यह है कि अगर जितनी देर चलता जाएगा इकानमी का कुछ पता नहीं और बिगड़ जाए, दूसरा सियासी सूरत हाल बिगड़ जाए, तीसरी बात यह है कि उनको ये भी पता है कि नेगेटिव असरात जो आ रहे हैं इस विक्टिमाइजेशन के, लोगों में जेलों में जाने के, उसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे नून पर। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए पॉलिटिक्स का ये तकाजा है कि नवाज़ शरीफ जो है वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं ताकि उनकी इलेक्शन कैंपेन
छोटी हो। और जाहिर है नवाज़ शरीफ को लाया क्यों जा रहा है कि मुल्क की इकॉनमी जो है उसका कुछ बेहतरी हो सके। तो अगर वो इलेक्शन ही नहीं होते तो इक़्तिदार में कैसे आएंगे, और इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो इकॉनमी कैसे ठीक होगी। तो मेरा ख्याल है लॉजिकली सीक्वेंस, हम इससे इत्तफाक करें ना करें, हमारे 100 इख्तलाफ हों, लेकिन लगता यह है कि वो आएंगे तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा तो वो इक़्तिदार में आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे तो फ़ौज और उनका इकनॉमिक एजेंडा जो है उस पर अमल होगा। मगर सुहेल साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि जब इलेक्शन की गहमा गहमी होती है तो फिर थोड़ी सी स्पेस खुलती है। जहां आप बैठे हुए लाहौर शहर के अंदर, वहां पे टीचर्स को हिरासत में लिया गया, फिर नून लीग को तो इजाज़त मिल जाती है जलसा करने की, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिलती, PTI को नहीं मिलती। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो न्यूट्रल है पंजाब की? देखिए, स्पेस देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि चाहे आप देखते हैं ना, हमने 1985 का पार्टी लेस इलेक्शन भी देखा हुआ है, हमने 1990 का वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन भी देखा हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी की सीटें सुकड़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो जब पॉलिटिक्स शुरू होगी ना तो आपको स्पेस जो है दूसरी पार्टी को देने पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि दूसरी पार्टी आए ही ना, दूसरी पार्टी को आप निशान ही ना लेने दें, दूसरी पार्टी को कंपेन ही ना करने दें। वो तो फिर अगर ये इस तरह हुआ तो वो तो एक मजाक होगा। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो इनको जो है वो स्पेस देनी पड़ेगी। और ज़ाहिर है ये कोशिश ये करेंगे, जिस तरह हम माजी में भी देखते रहे हैं कि कोशिश ये की जाती है कि वो पार्टी मेजॉरिटी ना ले सके। तो कुछ बंदे जो हैं वो उनके आ जाएंगे, इस सारे प्रोसेस के बावजूद उनको नहीं रोका जा सकेगा, तो दे विल बी सेटिस्फाइड कि उनको हुकूमत नहीं दे रहे। लेकिन जाहिर है ये इसको फेयर तो नहीं कहा जा सकता, डेफिनेटली अनफेयर ही होगा। लेकिन ये उससे ज़्यादा पहले भी हम दे चुके हैं। 2018 का इलेक्शन जो था उस पर भी हम मुतमिन नहीं थे सारे लोग, हमारे सामने ही सारी मनूवरिंग हुई थी। लेकिन इलेक्शन डे पे बड़ी धांधली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है उसकी कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि उस वक्त लोग रिएक्टिव हो जाते हैं और फिर तहरीक चलने का अंदेशा होता है। चलें, इसके ऊपर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। वक्फे के बाद हम हामिद मीर साहब से पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट से जितने भी नून लीग के सिंपथाइजर्स हैं उनको हटाया जाए। तो पहले भी हमने देखा कि बेनज़ीर साहिबा आई, फिर इस तरह से उनका कत्ल हो गया। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, क्या उनको इलेक्शन लड़ने वाकई में दिया जाएगा? और अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर उस सूरत हाल में पाकिस्तान में क्या होगा, सियासी मंजरनामे में क्या होगा? वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हामिद मीर साहब, आपने तो सियासी जो एक साइकिल है बड़े अरसे से आप उसको देख रहे हैं, मगर हमारे पॉलिटिशियंस को बाहर भेजा जाता है, फिर वो लंबे एग्जाइल से वापस आते हैं और जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है या पस मंज़र में डील होती है या नहीं होती, वो उनके तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरती या चीज़ें उल्टी पुल्टी भी हो जाती हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इस तरह की पिटिशन्स दायर की जा रही हैं कि जी जो नून लीग के सिंपथाइजर्स हैं उनको अलग किया जाए, ये आपको कुछ इशारा कर रही हैं कि शायद मामलात इतने सीधे ना हो, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है शायद मामलात उस तरह ना हो नून लीग के हवाले से? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बज़ाहिर तो एक आइनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, ये कोई इंडिपेंडेंट इदारा तो रह नहीं गया। तो ये एक डिक्टेटेड किस्म के फैसले कर रहा है। देखें, अगर ये इंडिपेंडेंट इदारा होता तो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटी तो उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन एक आइनी तकाजा था, तो इसने तो इलेक्शन नहीं करवाया। और अभी भी जब कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हुई तो उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाना था, वो इसने नहीं करवाया। तो इसके बाद तो मेरी इस इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं है। ये कोई आइनी इदारा नहीं है। जो सदर पाकिस्तान जो कि फ़वाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर भी है, वो उसकी भी बात नहीं मानता, किसी और की बात मानता है। और एक में देखें, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ना आपको। जी बिल्कुल। इस इलेक्शन कमीशन के एक अहम ऑफिशियल्स जो हैं, ऑफिशियल एक साहब जो हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और एक्सटेंशन लेके आए हुए हैं, मेरा इशारा सुल्तान सिकंदर राजा की तरफ नहीं है। मैं समझ गई। कमीशन में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वो बाकायदा सहाफ़ियों को थ्रेट करते हैं, शाम को मैसेज करके उनको बाकायदा थ्रेट करते हैं। तो ये सूरत हाल है। देखें,
जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी मीडिया पर बहुत पाबंदियाँ थी, बड़े हालात ख़राब थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे ज़्यादा हालात आजकल टाइट हैं, मेरे पे बहुत टाइट हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि महीने 2 महीने के बाद, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बाद जी, जो मेरे साथ और कुछ और मेरे साथियों के साथ होना है वो मुझे अभी से पता है क्या होना है, और वो हमें बता भी दिया गया है। तो उसके बाद अगर मैं आपके प्रोग्राम में बैठ कर झूठ बोलना शुरू कर दूं और मैं कहूँ जी वो पाकिस्तान में बड़े हालात ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नवाज़ शरीफ साहब आ जाएंगे जी, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, तो आ जाने दें उनको, नवाज़ शरीफ साहब को 100 दफ़ा पाकिस्तान आए। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ और आपके साथ होना है वो नवाज शरीफ साहब उस पर भी सिर्फ खामोश तमाशा यानी कि सेडिशन का आप समझते हैं सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है और हुकूमत को इस तरीके से इतनी नफरत से अपने लोगों को नहीं देखना चाहिए। मगर आप समझते हैं कि ये मामला शायद चलता रहे उनके आने के बाद भी? आपके सामने आपके सामने एक एग्जाम्पल बना दी गई है ना इमरान रियाज खान की, उसको उठाया गया, अदालतों ने कहा पेश करो, पेश नहीं किया गया। अब जब उसको छोड़ा गया तो उसकी ज़ुबान ही बंद हो गई है। तो ज़ुबान बंद करने का भी एक ये नया तरीका है, तो अपनी अपनी ज़ुबान बचाएं आप लोग। जी, मगर इमरान रियाज खान से चूँकि मेरी मुलाकात हुई तो उम्मीद है कि वो फिर से सहाफ़त के अंदर आएंगे और उनसे मिल के मैं कह सकती हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही वापस आएंगे। आबिद साकी साहब, एक चीज़ पे और मैं आपकी तवज्जो डालना चाहती हूँ और वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ जो जजमेंट्स आई हैं उनमें कोई एक तरीके से सर्टेनिटी नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अगर आप नवाज़ शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन की जजमेंट देखें 62-63 के हवाले से, तो उसके अंदर उनको नाअहल ज़िंदगी के लिए कर दिया गया। मगर ख्वाजा आसिफ साहब की अगर देखें, उन्होंने भी एक अपना कामा छुपाया था, तो उनको कहा गया कि आपने एक इनोसेंट ओमिशन की है, मासूमाना आपने एक गलती कर दी है, तो उनको कोई सच उनको कोई कुछ भुगतना नहीं पड़ा, कोई सेंटेंस भुगतना नहीं पड़ा। तो ये जो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जो डिफरेंट एक ही केस के अंदर डिफरेंट जजमेंट्स क्यों आती हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो 184(3) के तहत 62 और 63 की बुनियाद पर लोगों का यानी सियासी निज़ाम के वारिसीन का फैसला करे। ठीक, अगर कोई मुंतखब होकर आ गया, उसकी पार्टी ने उसको इलेक्ट किया एंड ही इज होल्डिंग द रेन ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 6, 7, 4, 5 जज बैठकर उसको परपेचुअली डिस्क्वालीफाई करें या 5 साल के लिए करें, तो मैं कहता हूँ दिस इज नॉट जस्टिफाइड अंडर द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। ठीक है, बड़ा क्लियर है। ठीक है, ये मेरा क्लियर बड़ा क्लियर आपका मौक़िफ़ आ गया। और जब भी देखें किसी प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई किया गया, किसी को 62(1)(f) के तहत परपेचुअली डिस्क्वालीफाई किया गया, तो ये सारे डिसीजन जो हैं, these are not the constitutional decisions। ठीक है, आपका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया। These were political decisions made by the Supreme Court। लेकिन अब पता नहीं उन्होंने किस कंसिडरेशन की बुनियाद पे, किन लोगों के कहने पे वही सारा कुछ किया। मगर आई थिंक कि आपने इस सवाल का बड़ा साफ जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम। आबिद साकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ायत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय से हमें आगाह किया, और जो सियासी मंजरनामा खींचा गया है, मेरा ख्याल है एक मिक्स्ड ओपिनियन था हमारे पैनलिस्ट का, मगर आपने देखा। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।